लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी हमेशा भाषण में सिर्फ मजहब की बात करता है। मैं कभी भी अपने भाषण में खाली यही नहीं बात करता हूँ, मैं हर चीज पे बात करता हूँ, मगर मीडिया को जो मसाला मिलता है वो मसाला उठा लेते हैं, तो मैं क्या करूँ उसमें। अहमदाबाद में 118 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं, आनंद जिले में 2 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं और कच्छ में खाली 77 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं। प्रधानमंत्री, ये कच्छ से नाइंसाफी क्यों भाजपा की सरकार कर रही है। दूसरी बात कि कच्छ की जो जबान है वो मुख्तलिफ है, बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। उसकी हिफाजत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को ये चाहिए था कि इसको संविधान के 8 शेड्यूल में शामिल किया जाता, ताकि आने वाली नस्ल कच्छ की जबान की मिठास को महसूस कर सके और उसको जिंदा रख सके। इसीलिए मैं आज इस बात का देश के प्रधानमंत्री से ये डिमांड कर रहा हूं कि कच्छ की जबान को भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। मुझे यह बताया गया कि ये कच्छ की सरजमीन भारत के प्रधानमंत्री को बड़ी पसंद है। आप लोगों का इस तरह का रिएक्शन देखकर मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को ये सरजमीन बड़ी पसंद है और ये मीडिया के लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मेरी हर तकरीर के बाद मीडिया के लोग बोलते ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया। तो मीडिया के लोगों ने मुझसे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री बहैसियत प्रधानमंत्री और बहैसियत गुजरात के मुख्यमंत्री भुज और कच्छ को 92 मर्तबा यहां पर आए, 92 मर्तबा यहां पर आए और यहां पर प्रधानमंत्री ने रण उत्सव भी शुरू किया। हम प्रधानमंत्री की इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हैं, मगर मैं प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहूंगा कि जब इतने मर्तबा आप यहां पर आए और आपको इस जगह से इतनी मोहब्बत है, तो देश के प्रधानमंत्री ये एक तरफा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। आपकी भुज और कच्छ से एक तरफा मोहब्बत है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, 2 तरफा मोहब्बत होनी चाहिए आपको। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब हम आज गोराबाली गए तो वहां पर मुझे ये बताया गया कि कच्छ के जो बन्नी का इलाका है, जो हमारे मवेशी पालने का इलाका है, एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड एरिया है और गुजरात का सबसे बड़ा डायरी सेक्टर है और इस बन्नी इलाके में 19 ग्राम पंचायती हैं और करीब 55 गांव पर मुश्तमिल है। और यहां पर क्योंकि ज्यादा बड़ी तादाद अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों की है और वो मवेशी हैं, गाय बैल और भैंस को चराकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। देश के प्रधानमंत्री को मैं बताना चाह रहा हूं कि ये एक तरफा मोहब्बत कैसी आपकी है। देख लीजिए आप कि आपने डांग के इलाके में फॉरेस्ट एक्ट को हटा दिया, मगर यहां पर बन्नी के इलाके में यहां पर आज भी वो एक्ट का लुज़ुम है। यहां की ग्रासलैंड सबसे बेहतरीन है मवेशियों के लिए। अगर डांग में आपने ऐसा काम किया तो फिर आपने सरजमीन पर क्यों नहीं किया प्रधानमंत्री।
रण उत्सव तो आप मनाते हैं, मगर ये जो मवेशी जो गाय भैंस और बैल को चराकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जब आपने डांग में ये किया तो यहां पर क्यों नहीं किया आपने? अब मीडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जो मुझे बार बार देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के इशारे पर मुझ पर इल्जाम लगाते रहते हैं, ओवैसी ऐसा बोला, मैं जो कुछ कह रहा हूं क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं कि यहां पर इस इलाके में उनको उनके हुकूक नहीं दिए गए, उनको ये राइट नहीं दिया गया कि वो जमीन पर अपने जानवरों को चरवा कर अपनी जिंदगी गुजार सके। मैं बीजेपी से, भाजपा की हुकूमत से इस बात का मुतालबा और डिमांड करता हूं कि जिस तरह डांग में आपने ये किया, कच्छ के इस बन्नी के इलाके में भी इन तमाम मवेशियों को वही सहूलतें मिलनी चाहिए ताकि वो इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2014 से, बल्कि 2014 से डीएम साहब से मुलाकात हुई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई हुकूमत की तरफ से स्कीम नहीं बनाई गई। मैं भाजपा की सरकार से ये मुतालबा और डिमांड करता हूं कि वो इन मवेशियों के लिए वो तमाम सहूलतें दें जो डांग के इलाके में वहां के मवेशियों को मिलती है। तो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी हमेशा भाषण में सिर्फ मजहब की बात करता है। मैं कभी भी अपने भाषण में खाली यही नहीं बात करता हूं, मैं हर चीज पे बात करता हूं, मगर मीडिया को जो मसाला मिलता है वो मसाला उठा लेते, तो मैं क्या करूं उसमें? तो मेरी मीडिया से गुजारिश है कि ये भी मसाला दे रहा हूं, आपको पसंद आएगा, सुन लो जरा आप। वो क्या है कि कच्छ जिले की आबादी 20 लाख की है। यहां पर कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है? शकील समा, कितना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहां पर? यहां पर अहमदाबाद में, आनंद में कितने पीएचसी हैं? एक भी जिला का अस्पताल नहीं है। शकील समा बता रहे थे कि वो था तो अदानी साहब को दे दिए। क्यों दिए वो देश के प्रधानमंत्री जानते, मैं नहीं जानता। अहमदाबाद में 118 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं। आनंद जिले में 2 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं और कच्छ में खाली 77 पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर हैं। प्रधानमंत्री, ये कच्छ से नाइंसाफी क्यों भाजपा की सरकार कर रही है? दूसरी बात कि कच्छ की जो जबान है वो मुख्तलिफ है, बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है। उसकी हिफाजत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को यह चाहिए था कि इसको संविधान के आज शेड्यूल में शामिल किया जाता ताकि आने वाली नस्ल कच्छ की जबान की मिठास को महसूस कर सके और उसको जिंदा रख सके। इसीलिए मैं आज इस बात का देश के प्रधानमंत्री से ये डिमांड कर रहा हूं कि कच्छ की जबान को भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल किया जाए। भारत के प्रधानमंत्री 92 टाइम्स कच्छ को आए। कल्पासर पानी का प्रोजेक्ट 20 साल से चल रहा, मुकम्मल नहीं हो रहा। हम देश के प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि कच्छ में जो पीने के पानी की और पानी की किल्लत है उसको दूर किया जाए। बल्कि मैं तो आगे बढ़कर कहता हूं कि भारत के संविधान में आर्टिकल 371(2) भारत के संविधान में आर्टिकल 371(2) में
एक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड बनने की गुंजाइश है, जो भाजपा भी कहती थी, जो 25 साल से उसको भूल चुकी है। आज मैं याद दिला रहा हूं कि आर्टिकल 371(2) के तहत कच्छ और भुज के इलाके में एक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि गुजरात का सबसे पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो यही इलाका है। इस इलाके से इंसाफ उसी वक्त होगा जब आर्टिकल संविधान के 371(2) के तहत एक रीजनल बोर्ड बनेगा, तब जाकर इस इलाके के लोगों को नौकरी मिलेगी, स्कूल मिलेगा, मवेशियों को पानी मिलेगा, उनको उनका राइट मिलेगा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाजपा हुकूमत से और देश के प्रधानमंत्री से इस बात का डिमांड करती है। और दूसरी बात कि आप जानते हैं कि कच्छ में 40% महिलाएं इलिटरेट हैं। क्यों है? देश के प्रधानमंत्री तो 92 टाइम्स कच्छ को आए। क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि हमारे महिलाएं 40% इलिटरेट हैं? और अगर आप देख 30% इलिटरेट है। ये क्यों यहां पर 40% है? इसीलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक तरफा मोहब्बत चाहते हैं, अपनी तरफ से मोहब्बत नहीं करना चाहते। वो पूरे देश को बोलते तुम सिर्फ मुझे चाहो, मुझसे मोहब्बत करो, मगर जब देश पूछता है जरा आप भी तो मोहब्बत दिखाओ, तो बोलते मित्रों चाय पियो। अच्छा अब आप ये बताइए कच्छ में कितने बच्चे ड्रॉप आउट रेट है? 26% ड्रॉप आउट रेट है। अब ये भड़काऊ भाषण तो नहीं है मीडिया वालों, ये भड़काऊ भाषण नहीं है। 26% ड्रॉप आउट रेट है। इसमें सब है, हिंदू है, मुसलमान है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, सब इसमें शामिल है। 26% ड्रॉप आउट रेट है, यानी 4 बच्चों में से एक बच्चा सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन मुकम्मल करता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार ओवैसी है? इसके जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। और वही साबरकांता में चले जाइए, सिर्फ 6% बच्चे ड्रॉप आउट रेट है, और कच्छ में 26% ड्रॉप आउट रेट है। अब आप बताइए भड़काऊ भाषण कौन दे रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कच्छ के लिए उस वक्त की यूपीए सरकार से लड़कर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहां पर लिया था, ताकि यहां के हैंडीक्राफ्ट को, यहां के आर्टिजन्स को फायदा हो सके। बल्कि इलाका की निशानदेही भी कर दी गई थी मोती चिराल गांव में। अब प्रधानमंत्री बने तो एसीजेड गायब हो गया कच्छ का। क्यों प्रधानमंत्री? क्या ये वन वे लव नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप जानते हैं कि इस इलाके के जो ऊंट हैं, दुनिया के कोई ऊंट पानी में तैर नहीं सकते, कच्छ के ऊंट पानी में तैर सकते हैं। यह भी भड़काऊ भाषण तो नहीं है। सिर्फ यहां के ऊंट ही पानी में तैर सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूं, जब ऊंट पानी में तैर सकते हैं तो क्या कच्छ की सरजमीन पर मंजलिस को आप कामयाब नहीं करेंगे? जब ऊंट पानी में तैर सकता है तो आप भी तूफानों का रुख मोड़ सकते हैं। मेरी बात का यकीन करो आप
क्या आप तूफानों का रुख मोड़ेंगे? ऊंट तो पानी में तीर रहा है, तो क्या आप आगे नहीं बढ़ेंगे मजलिस का परचम लेकर? आप आगे बढ़ेंगे? आप आगे बढ़ेंगे? क्या मजलिस को कामयाब करेंगे? क्या 6 विधानसभा पर मजलिस के उम्मीदवारों को वोट देंगे? अब वो ऊंट भी सुनकर खुश हो रहा होगा कि चलो मेरा तीर ना नजर आ गया इसको। कच्छ में बेहतरीन कालीन बनाया जाता, कारपेट। क्या गांधीनगर में बैठा हुआ कोई आदमी कालीन बना सकता? नहीं बना सकता। यहीं के लोग कालीन बनाते हैं। मैं आप तमाम को सलाम करता हूं। आप में अल्लाह ने खुदादाद सलाहियत आपको दी है। अगर आप एक सियासी कुव्वत बन जाएंगे, अगर आपकी आवाज गुजरात के विधानसभा में गूंजेगी, तो फिर ये जो नाइंसाफियों का मैंने जिक्र किया, वो इंशाअल्लाह ताला वो नाइंसाफियों का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपने बरसों कभी कांग्रेस को वोट दिया, तो कभी भाजपा को वोट दिया, और जिसको कांग्रेस को कामयाब किया, वो जीतने के बाद भाजपा में चले जाते हैं। गए नहीं गए भाजपा में? बताओ आप गए ना भाजपा में? कांग्रेस के लोग वोट तो आपका लिए, मगर चुनाव जीतने के बाद कहा कि मियां का तो वोट मिल गया, मगर दिल में मोदी की मोहब्बत है, इसलिए मोदी के पास जाकर चाय पियूंगा। अब हम पर जब मैं ये बात करता हूं तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं। अगर सच्चाई को बयान करना, तुम्हारे पेट में दर्द महसूस होता है, तुमको सर में दर्द महसूस होता है, और मजलिस के बूझ में आने से तुम्हारी रातों की नींद जरा खराब हो जाती है, तो तैयार हो जाओ। अब तुमको नींद नहीं आएगी, गरीब आराम की नींद सोएगा अब इंशाअल्लाह ताला। जिन्होंने आपका हक आपसे छीन लिया, अब वो अपनी नींद से महरूम हो जाएंगे। आप आराम से बैठो, वैसी लड़ेगा आपके लिए इंशाअल्लाह ताला।